Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 6 जुलाई 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, डेफिनेटली आप सभी लोग आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है किसके थ्रू। ऑप्शन ए बोलता है अमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो इस आर्टिकल को आज के द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है, प्लस कल दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स जो है इस आर्टिकल को कवर कर रहे थे। ट्विटर पर ये सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस जो अपलोड हुई थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। देन उसके बाद में लगातार इसके बारे में चर्चा हो ही रही है। इनफैक्ट करेंट टाइम पर जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी ये टॉपिक लगातार ट्रेंड हो रहा है ट्विटर के ऊपर। तो हुआ क्या, एक फिल्म मेकर हैं जिनका आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो इन्होंने यहाँ पर माँ काली का एक पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और वो जो पोस्टर है उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि वो जो पोस्टर है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा आप लोग देख पाओगे माँ काली के हाथ में सिगरेट दी गई है, साथ ही साथ में यहाँ पर पीछे जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये LGBTIQ कम्युनिटी का फ्लैग है। तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पर इंसल्ट की जा रही है गॉडेस की, इसी वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आया। अब द हिंदू ने भी इसको लेकर एक आर्टिकल दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे। तो ये जो फिल्म मेकर हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम आपको नीचे देखने को मिलेगा, लीना मनी मैकेलाई इनका नाम है। तो हुआ क्या, अभी इन फिल्म मेकर को बुक कर लिया गया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने माँ काली की इंसल्ट करी है इसी वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारी गॉडेस हैं उनकी इंसल्ट करी है। इंसल्ट कैसे करी है, क्योंकि डेरोगेटरी इमेज का यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने यहाँ पर इनके अगेंस्ट में एक केस लॉन्च कर दिया है। इस वजह से आर्टिकल कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, तो आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए। देन उसके बाद में ये तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी हो गई, एक और दूसरी पर्सनैलिटी भी काफ़ी चर्चा में है और वो है तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने भी यहाँ पर गॉडेस काली के ऊपर जो कमेंट्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत कमेंट्स दिए हैं। ये आप देख पाओगे, वीडियोस कहीं पर भी देख सकते हो, वीडियो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बट आप लोग ट्विटर पर देख सकते हो, यूट्यूब पर वो वीडियोस देख सकते हो। तो महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर गॉडेस काली को लेकर कुछ गलत कॉमेंट्स किए। अब जब ये कॉमेंट्स लोगों तक पहुँचते हैं तो लोगों ने यहाँ पर इनको भी ट्रेंड कर दिया है कि हाँ इन्होंने यहाँ पर गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं। प्लस यहाँ पर ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट लीना मनी मैकेलाई करके भी ये जो हैशटैग है वो ट्रेंड हो रहा था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है, हुआ क्या, ये MP है महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की। तो तृणमूल कांग्रेस कल यहाँ पे चर्चा में आती है और तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या पोस्ट किया कि महुआ मोइत्रा के ये पर्सनल व्यूज़ हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू बोली गई थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, जब आप लोग देख पाओगे ऑलरेडी हमारे कंट्री के अंदर
काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। आपने नुपुर शर्मा वाला डिस्प्यूट देखा है, उसके बाद में कन्हैया लाल को मार दिया गया था। वो चीज़ें तो चल ही रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार से ये एक्टिविटीज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में क्या कहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हो। आगे चलते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल पर। अगले पेज पर 2 आर्टिकल हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हमारी नेवी करेंट टाइम पर एक एग्रीमेंट करने की सोच रही है। या तो वो एग्रीमेंट करेंगे हम लोग फ्रांस के साथ में, या तो हम लोग करेंगे यूएस के साथ में। अब ये एग्रीमेंट क्या है, ये एग्रीमेंट है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग परचेज़ करने वाले हैं फाइटर जेट्स। ठीक है, लड़ाई के लिए यहाँ पर जेट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही फाइटर जेट्स हमें परचेज़ करने हैं। क्यों, क्योंकि हमारी नेवी को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे पास में इन एयरक्राफ्ट्स का एक शॉर्टेज देखने को मिलता है, तो इसको हमें परचेज़ करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, या तो फ्रांस से या तो यूएस से हम लोग परचेज़ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा हम लोग ये वो वाले फाइटर जेट्स को परचेज़ करना चाहते हैं जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकें। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, आप लोग देख पाओगे इस पिक्चर में, बड़ा सा जहाज़, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकें, एयरक्राफ्ट को रख सकें। करेंट टाइम पर देखोगे तो भारत के पास में आईएनएस विक्रमादित्य है। ठीक है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि वर्क कर रहा है। बहुत विशाल सा जहाज़ आपको देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि इसके ऊपर आप लोग 34 विमान को रख सकते हो, विमान को रखकर कैरी कर सकते हो, और विमान जो है इसी के ऊपर से उड़ान भर लेते हैं। तो ये इसकी खास बात देखने को मिलती है। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य जो कि ऑलरेडी भारत के पास में है। एक और दूसरा यहाँ पर हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है, वो है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, क्या आईएनएस विक्रांत, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ठीक है, ट्रायल वगैरह पूरे हो चुके हैं। अगले महीने जब हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन करेंगे, तभी आईएनएस विक्रांत को भी कमीशन कर दिया जाएगा, यह भी वर्किंग में आ जाएगा। तो अभी जो हम लोग फाइटर जेट्स को परचेज़ करने की सोच रहे हैं, उसको हम लोग आईएनएस विक्रांत से ही ऑपरेट करने वाले हैं। आई होप अब आप लोगों ने यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल शब्दों में समझ लिया है। ठीक है ना। तो नेवी के पास में ऑलरेडी हमारे पास में अभी एक आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि सर्विस में है। ये रशियन ओरिजिन है, रशिया की मदद से हम लोग के पास में ये आईएनएस विक्रमादित्य आया है। नाउ क्वेश्चन ये है कि फाइटर जेट जो परचेज़ कर रहे हैं क्या कोई पसंद आया। देखो अभी यहाँ पर डेमो हो चुका है डैजोल राइफल का, साथ ही साथ बोइंग F-18 का यहाँ पर डेमो वगैरह पूरा कर दिया गया है। ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है आने वाले टाइम पर ये एग्रीमेंट चर्चा में आएगा, जब जिसके साथ भी एग्रीमेंट करेंगे हम लोग। देखो हमारा फोकस ये रहता है कि हम लोग खुद के कंट्री का इस्तेमाल करें, सामान को खुद का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करें। बट दिक्कत यह है कि हमारे पास ऑलरेडी हैं फाइटर प्लेन, ट्विन इंजन वाले फाइटर प्लेन है। तो आप कहोगे क्यों हम लोग फिर इन देश से परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेवी की तरफ से बोला गया कि हमारे पास जो फाइटर प्लेन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी वजह से ये हमारे लिए ज़रूरी बन चुका है कि हम लोग इन कंट्रीज़ के साथ में ये एग्रीमेंट करें और इनसे ये फाइटर जेट्स को परचेज़ करें और इसको हम लोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करें। ये बात रही इस पूरे के पूरे आर्टिकल की, पॉइंट टू पॉइंट आपने इसको समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो वो क्या है, सबसे पहली चीज़, भारत के पास में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से अभी तो एक बिल्कुल तैयार है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यह है आईएनएस विक्रमादित्य। आप देख पा रहे होंगे विशाल सा जहाज़ है। इसकी लेंथ जो है 284 मीटर्स के आसपास है। इसका जो वेट है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर देखें तो 44,570 टन्स के आसपास का इसका वेट देखने को मिल जाएगा। हाइट इसकी इतनी है, लगभग आप कह सकते हो 20 मंजिला जो बिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा इसकी हाइट देखने को मिलती है। प्लस इसकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया कैपेसिटी इतनी है कि 34 एयरक्राफ्ट्स को ये अपने ऊपर रख सकता है, जिसमें से 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर्स को ये रख सकता है। और यहीं से ये जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं वो सब ऑपरेट हो सकते हैं। यहीं से हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो रन करके आप कह सकते हो उड़ान भर सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आईएनएस विक्रमादित्य वाला है जो कि करंट टाइम पर भारत के पास में है, रशिया की मदद से बनाया गया। आगे आते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के ऊपर हम लोग करेंटली काम कर रहे हैं। अगले महीने यहाँ पर इसको कमीशन कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं तो वीडियो पे जो लाइक का बटन है फटाफट उसको दबा दो। एक छोटा सा टारगेट रहता है यार, आप लोग अचीव करवा सकते हो, 1 सेकंड लगेगा।
फिर उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर भी कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मुझसे पूछ सकते हो। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसको भी आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है, हमारे पीएम मोदी साथ ही साथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों मिल सकते हैं आने वाली मीटिंग में। तो आने वाले टाइम पर काफ़ी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं। उन मीटिंग्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। जैसे कि अभी देखोगे इस सप्ताह यहाँ पर G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग होगी। इन फॉरेन मिनिस्टर्स की जब मीटिंग होगी तो इसमें इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी जाने वाले हैं, प्लस चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, साथ ही साथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव। ये तीनों ही कंट्रीज़ जो कि अभी करेंट टाइम पर दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ पर ये तीनों ही लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं G7 के फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के अंदर। सॉरी, G7 बोल दिया मैंने, ये G20 है। तो G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगी कब? इस सप्ताह, ठीक है। अब दूसरी मीटिंग कौन से होने वाली है? दूसरी मीटिंग होने वाली है G20। अब कहोगे अभी तो G20 के बारे में चर्चा की थी, वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है जो कि इस सप्ताह होगी। और उसके बाद में G20 का जो पूरा का पूरा समिट है वो कब होगा? वो इस साल नवंबर के महीने में होगा। तो नवंबर के महीने में G20 समिट होने वाला है। और साथ ही साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी होने वाली है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कब होगी? ये होगी इस साल सितंबर में। तो लगातार ये मीटिंग्स काफ़ी सारी चर्चा में है। एक बार मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि इनके बारे में अलग से आपको पता होना चाहिए। अभी करेंट टाइम पर इस सप्ताह 7 जुलाई 8 जुलाई के आसपास आप लोग देख पाओगे G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत होने वाली है। ये होगी पहली मीटिंग। दूसरा, इसी साल सितंबर के मंथ में हम लोग देख पाएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन होगा। तीसरा, यहाँ पे आप देख पाओगे नवंबर के टाइम पर G20 का समिट होने वाला है। ये यहाँ पर चर्चा की गई। अब आप कह सकते हो कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी उसके अंदर पहली बार ऐसा होने वाला है। पहली बार कब से? अप्रैल 2020 से। अप्रैल 2020 वाला वो समय है जब इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता है। तब से रिलेशंस हमारे लगातार ख़राब होते हुए चले गए। तब से अभी तक यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि पीएम यानी इंडिया के पीएम और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में फ़ेस टू फेस मीटिंग हुई हो। लेकिन अब यहाँ पे पहली बार साल 2020 के बाद इसमें आप कह सकते हो फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है हमारे पीएम और साथ ही साथ में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों के बीच में। ये इस चीज़ के अंदर बताया गया। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया है। उसके बाद कुछ और भी छोटी छोटी मीटिंग्स होने वाली हैं। 27 जुलाई 28 जुलाई को ताशकंद के अंदर एक मीटिंग होगी, ठीक है, हाई लेवल मीटिंग होगी जहाँ पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब इसको अटेंड करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो आने वाले टाइम पर बड़े बड़े इवेंट्स को भारत होस्ट भी करने वाला है। अगले साल हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट करने वाले हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया। अगला साल 2023 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत अगले साल SCO की मीटिंग को होस्ट करेगा और G20 के समिट को भी यहाँ पर होस्ट करने वाला है। इस वजह से अगला साल भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद यही जो बातें हैं ये आगे थोड़ी और डिटेल से बता दी गई हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 में इस प्रकार से पीएम ने और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आपस में फ़ेस टू फेस मीटिंग करी थी। उसके बाद से कोई मीटिंग हुई नहीं है। नाउ फाइनली अब आने वाले टाइम पर एक और मीटिंग होने वाली है और उसके बारे में चर्चा की जा रही है। एक चीज़ और, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी आने वाले टाइम पर सितंबर के महीने में, ये उज़्बेकिस्तान के अंदर होगी। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। वैसे जब आने वाले टाइम पर मीटिंग होगी तो अपने आप ही ये काफ़ी चर्चा में रहेगा। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल के अंदर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस किया गया है, वो है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आखिरकार ये है क्या, पहले इसको भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बना भी है। इनफैक्ट अब की बार का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है साल 2022 का, इसी में ही यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। फिलहाल SCO के बारे में जानते हैं। SCO एक ऐसी बॉडी है जिसको बनाया गया था साल 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे देश आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे देश का मतलब यहाँ पर यह है, अभी मैं आपको सारी कंट्रीज़ के नाम भी बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं
जो कि यूरेशिया के अंदर आती हैं, मतलब कि यूरोप और एशिया के अंदर आती हैं, जैसे कि आपको रशिया देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी सरकारें इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मिलकर काम करती हैं, मिलकर बातचीत करती हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल आपको 9 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो अभी फ़िलहाल जो ईरान है वो यहाँ पर इसका एक मेंबर बन चुका है। ईरान ऑब्जर्वर स्टेटर नहीं है, अब ध्यान रखना, ईरान यहाँ पर इसका एक परमानेंट मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर एससीओ को ज्वाइन किया था साल 2017 में, वो भी यहाँ पर बात बताई जाती है। देन उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, बस इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अब की बार साल 2022 के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था। 3 बॉडीज़ दी गई हैं, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल रिजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर नीचे एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया यहाँ पर किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, तीनों का ही यहाँ पे भारत मेंबर है। ठीक है ना, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडिया मेंबर देखने को मिलता है। आगे आते हैं, नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। चर्चा की गई है स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों देशों के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक प्रोटोकॉल को साइन कर लिया है ताकि ये लोग नेटो को ज्वाइन कर पाएँ। नेटो क्या है? यह है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टोटल 30 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब ये दोनों और जुड़ जाएंगी तो 32 हो जाएंगी। तो इन दोनों कंट्रीज़ को नेटो के अंदर शामिल करने की चर्चा पिछले 1.5 महीने से हो रही है। अब 1.5 महीने से क्यों हो रही है? क्यों काम ख़त्म जल्दी नहीं किया गया? उसके पीछे का रीज़न है, पता है क्यों? क्योंकि स्वीडन फिनलैंड ये दोनों ज्वाइन कर रहे थे। तो होता क्या है कि अगर किसी मेंबर को नेटो का मेंबर बनना है तो 30 के 30 जो मेंबर करेंट टाइम पर मेंबर हैं, इनकी सहमति चाहिए होती है। तो मान लो यहाँ पर अभी करेंट टाइम पर 30 मेंबर्स हैं और किसी एक नए को यहाँ पे नेटो का सदस्य बनना है, तो इन 30 के 30 मेंबर्स जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ऐसे ही स्वीडन फिनलैंड के साथ में हुआ। स्वीडन फिनलैंड दोनों ने नेटो के लिए अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करने के बाद में आप कह सकते हो टोटल 29 मेंबर्स तो तैयार हो गए, लेकिन एक मेंबर यहाँ पर इन 30 में से ऐसा रहा जिसने स्वीडन फिनलैंड को अलाउ नहीं किया। वो एक मेंबर कौन सा है? तो वो है टर्की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नाउ रिसेंटली क्या होता है, टर्की ने भी स्वीडन फिनलैंड के साथ में अग्रीमेंट कर लिया है, मामले को सुलझा दिया है और अब फाइनली स्वीडन फिनलैंड दोनों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल भी साइन कर दिया है अब यहाँ पर इस नेटो को ज्वाइन करने के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इससे रशिया डेफिनेटली काफ़ी नाराज़ होने वाला है, क्योंकि रशिया के साथ में फिनलैंड का एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है ना, फिनलैंड एक लंबा चौड़ा बॉर्डर रशिया के साथ में शेयर करता है। हालांकि फिनलैंड के पीछे स्वीडन है, तो स्वीडन बॉर्डर नहीं शेयर करता रशिया के साथ में। तो आपको अगर रशिया क्यों नाराज़ होगा? अगर आपको रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में पता है तो इसके पीछे भी जो जड़ थी वो नेटो ही थी, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि नेटो को ज्वाइन करे, लेकिन रशिया ने लगातार मना किया, यूक्रेन माना नहीं, इस वजह से रशिया ने अटैक कर दिया। अब मतलब आप कहोगे क्यों मना कर रहा है रशिया? जा रहे हैं तो जाने दे, ज्वाइन करने दे। देखो, इससे खतरा तो रशिया को पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप लोग मैप को देखते हो, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। मान लो यहाँ पर रशिया है, ठीक है ना, इधर आपको यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे फिनलैंड देखने को मिल जाएगा। तो फिनलैंड भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में और यूक्रेन भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में। अब नेटो क्या है? नेटो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप देखने को मिलता है, जिसको यूएसए यानी कि अमेरिका जो है लीड कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि जब ये नेटो लगातार बढ़ता हुआ जाएगा, नेटो लगातार एक्सटेंड होगा, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पैर पसारेगा। तो यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनता है तो आप कह सकते हो अमेरिका यहाँ तक आकर बैठ जाएगा रशिया के बॉर्डर के पास में। फिनलैंड नेटो का मेंबर बनता है तो यहाँ पे भी अमेरिका बैठ जाएगा, जो कि रशिया चाहता नहीं है। और उससे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है, जब हम लोग बात करते हैं नेटो की, तो नेटो में एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है
कि हम यहाँ पर 30 देश हैं, हम 30 में से अगर किसी के ऊपर भी कोई भी अटैक होता है, यानी कि इनका नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है इन 30 देश में से किसी के ऊपर भी कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो ये 30 के 30 मिलकर साथ में उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ पे अमेरिका बॉर्डर पर बैठा रहेगा। अगर बॉर्डर पर ज़री सी भी छेड़छाड़ होती है, ठीक है ना, इस बॉर्डर पर ज़री सी भी अगर छेड़छाड़ होती है तो यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो मान लो यहाँ से कुछ अटैक किया गया तो रशिया भी रिटेलिएशन में अटैक करेगा। अब रशिया जैसे ही रिटेलिएशन में अटैक कर देगा तो अगर ये नेटो के मेंबर होंगे तो पूरा का पूरा नेटो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे मेंबर्स मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करना चालू कर देंगे। इसी वजह से यहाँ पर रशिया नहीं चाहता कि ये जो नेटो के मेंबर्स हैं ये एक्सपेंड हो या फिर जो रशिया के आसपास जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो जाके नेटो का मेंबर्स बने। आई होप आप लोगों ने आज इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया जा रहा है। तो फिलहाल ये मामला क्लियर हो चुका है। टर्की बीच में रोक रहा था लेकिन टर्की मान गया, टर्की ने अग्रीमेंट किया। नाउ फाइनली आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्वीडन फिनलैंड ने एक प्रोटोकॉल को साइन कर लिया है ताकि वो लोग यहाँ पर नेटो को ज्वाइन कर सकें। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला छोटा सा आर्टिकल है, देखो G20 की मीटिंग अगले साल में होनी है। अब G20 की मीटिंग को कश्मीर में भी यहाँ पर कुछ मीटिंग्स होनी थी, तो कुछ मीटिंग्स यहाँ पर कश्मीर के अंदर जब होनी है तो इन मीटिंग्स को आप कह सकते हो कि ओपोज किया गया पाकिस्तान की साइड से। पाकिस्तान लगातार मना कर रहा था नहीं इंडिया में नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, बोला यह जाता है कि चाइना की साइड से बैक किया गया है, मतलब कि चाइना की साइड से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को बैक किया गया। चाइना ने बोला पाकिस्तान को अपोज करने के लिए, वो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अगेन यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग एस्केप कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अपने इकोनॉमिक सेक्शन के ऊपर। इकोनॉमिक सेक्शन के ऊपर एक लौता आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, फटाफट इसको भी कवर करते हैं और फिर चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है हमारा जो रुपी है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब बिल्कुल सिमिलर इसी आर्टिकल के ऊपर एक छोटा वाला एडिटोरियल जो आता है ना वो भी पब्लिश हुआ है, तो ये कवर कर लोगे तो वो भी कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो रुपी है यानी कि इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में लगातार गिर रही है। नाउ अभी इतना यहाँ पे डाउन आ चुका है करेंसी, वो लगभग $1 के हिसाब से 79.33 रुपी पहुँच चुका है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग जून का व्यापार देखते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था जून के महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। यानी जून के महीने में हमारा जो व्यापार है उसमें ट्रेड डेफिसिट का गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब सर ये क्वेश्चन होगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, हमें पहले तो यही समझ में नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है, ट्रेड डेफिसिट की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका मतलब जब एक देश यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत कम करता है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेता है, यानी उस देश का इम्पोर्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सामान हम लोगों ने बाहर से परचेज़ किया। अब ऑब्वियस सी बात है, सामान परचेज़ किया तो हमारे कंट्री से पैसा बाहर दूसरे कंट्रीज़ के पास में गया। एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम लोगों ने सामान बाहर दूसरे देश को बेचा, दूसरे देश को बेचा तो फिर हमारे पास में क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेशन हुआ, हमारे पास में पैसा आया। लेकिन आप ये कह सकते हो मामला यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी इंपोर्ट तो बढ़ जाता है, सामान हम अपने देश में ज़्यादा मंगा लेते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, यानी हमारा खर्चा तो ज़्यादा हो जाता है, कमाई बहुत कम रह जाती है। इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो जून के महीने में ट्रेड डेफिसिट अपने आप में काफ़ी बड़े लेवल पर पहुँच चुका है। लगभग जून के महीने में आप कह सकते हो हमारा जो व्यापार के अंदर घाटा है वो $25.63 बिलियन का है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन करेंसी है या फिर इंडियन रुपी है वो और ज़्यादा डाउन हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी लगातार गिर रहा था। नाउ फाइनली आप यहाँ पर देखोगे अब और ज़्यादा गिर चुका है, ये 77-78 तक पहुँचा था, अब ये 79.33 पहुँच चुका है। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ये सब चलो ठीक है, अब ये करेंसी गिर रही है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, आपको पता होगा, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। अब आपको पता होगा कि यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो आपसे यहाँ पे इस बेसिस पर नहीं बनेगी, क्योंकि ये चीज़ आज है कल बदल जाएगी। इकोनॉमी के अंदर यही चीज़ है कि चीज़ें स्टेबल नहीं है, चीज़ें बदल जाती हैं। इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट्स बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट आपने क्लियर कर लिया, बाकी डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। और डेप्रिसिएशन का क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है ये भी मैंने आपको पहले बताया है, वो भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो गिरने लगती है।
हम लोग यहाँ पे दो केस लेंगे जैसा हमेशा लेते हैं, केस 1 और केस 2। मान लो एक केस ये है जहाँ पर $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ है, और यहाँ पे मान लो एक केस ये है $1 इज इक्वल्स टू 79 रुपीज़ है। 79 रुपीज़ वाला मतलब आप कह सकते हो करंट टाइम वाला केस है, जैसा कि आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है $1 79.33 के बराबर पहुँच चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भारत के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन सही देखने को मिलती है, भारत के लिए कंडीशन कौन सी अच्छी देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे यहाँ पे ये वाली कंडीशन, इसमें ज़्यादा रुपया दिख रहा है, ये अच्छी लग रही होगी। नहीं, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भारत के लिए कंडीशन ये वाली अच्छी है। वो कैसे? तो आप ये देखोगे कि $1 अगर हमें ख़रीदना है तो उसके लिए हमें 70 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं। और वही सिमिलर सिचुएशन अगेन, यहाँ पर भी एक ही डॉलर ख़रीदना है तो एक ही डॉलर ख़रीदने के लिए हमें यहाँ पर 79 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे तो हमें 9 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी बेकार हो गई है। इसी को बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी कि आप इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करोगे तो इस वाले केस में हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है। ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। देखो, इम्पैक्ट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो आप कह सकते हो देश से जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा क्या मतलब, थोड़ा इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर पहले वाले केस को लेते हैं। पहले कोई व्यक्ति आ रहा था जब $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये थे, तो वो $1 देकर 70 रुपये का सामान लेकर जा रहा था। लेकिन अब आप देख पाओगे, मान लो करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो गई है और वो $1 इज इक्वल्स टू 79 रुपीज़ पहुँच चुका है। तो अब वो इंडिया आएगा तो अगेन $1 खर्चेगा, लेकिन $1 के बदले में 79 रुपीज़ का सामान लेकर जाएगा। तो यानी जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब आते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव। एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर देते हैं, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर क्या होगा, हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है बेसिकली, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखो, इम्पोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो ज़्यादातर सामान को इम्पोर्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सामान को बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि अभी भी हमने जून के महीने में देखा क्या हुआ, हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, एक्सपोर्ट कम किया, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है। तो इंपोर्ट अगर हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुनना। पहले क्या हो रहा था कि मान लो केस 1 को लेते हैं, तो पहले जब $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये है, तो इस केस में जब हम लोग अपने देश के अंदर सामान को इम्पोर्ट करते हैं तो हमें, आप कह सकते हो, $1 के बदले में 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन अब मान लो दूसरे केस में जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है, तो तब हमने कोई सामान परचेज़ किया, तब हमने किसी सामान को इंपोर्ट किया, तो जब हम लोग इस वाले केस में सामान को इंपोर्ट करेंगे तो आप कहोगे अगेन एक ही डॉलर का सामान खरीदा है, लेकिन अब 70 के बजाय 79 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहा है, तो कंट्री के अंदर आके वो थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। तो कंट्री के अंदर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके इस प्रकार से दो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। आई होप आपने यहाँ पर ये भी समझ लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या देखने को मिलते हैं। ये था हमारा इकोनॉमी का एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट सा आर्टिकल। नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज मैं आपके साथ में 5-6 एडिटोरियल डिस्कस करूंगा। ज़्यादातर एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट ही हैं, तो अभी आएंगे। उससे पहले हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा डेली बेसिस पर एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपके लिए लाया जाता है एक मेंस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा में है, और पिछले कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया था। तो आज का क्वेश्चन यह है कि आपको डिस्कस करना है एमजी नरेगा के अचीवमेंट्स के बारे में, और साथ साथ बताना यह है कि एमजी नरेगा स्कीम के अंदर क्या क्या इश्यूज़ करेंट टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। तो 150 शब्दों में यहाँ पर इसका आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में आपको करना क्या है, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टेलीग्राम पर जाकर टाइप करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये टाइप करोगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में मेरे साथ में जुड़कर, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 17-18 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लोग जुड़कर अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो, और आंसर्स सेंड कर कर एक दूसरे के आंसर्स को वहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ज़रूर लिखना है। चलो फिलहाल हम लोग अपने आर्टिकल्स पर आते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो इसी आर्टिकल को देख लेते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं।
यह आर्टिकल बात करता है स्टेटस ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। देखो, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने आज के मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो के अंदर भी कवर किया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह जो चाइना का प्रोजेक्ट है वो क्या है। ठीक है, अब यार BRI का शायद आज मैं पिक्चर लाना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैंने कई बार BRI का पिक्चर दिखा रखा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के जो चाइना है वो अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। ये ऊपर चाइना है, चाइना ने यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो आपको रेड कलर का ये पूरा पाथ दिख रहा है, ये लैंड के माध्यम से इन सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट किया है। और इधर आपको इस समुद्र के उससे जो ये पाथ दिख रहा है, ये समुद्र के माध्यम से इन सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट किया गया है। ये जो काम किया गया है या ये सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है चाइना, ये बेसिकली चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे यहाँ पर चाइना की जो चाल है, हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर कंट्रीज़ को लोन दे देकर यहाँ पर इसने इन सारी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो बस खाली एक एक करके चीज़ों को सुनते हुए चलना। देखो, जो चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब 2013 में लॉन्च किया गया, चाइना ने अपने इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर दबा के पैसा खर्च किया है। तो 2013 में जब लॉन्च किया गया था तो इसमें 2 हिस्से हैं, आपको पता चल चुका है। एक समुद्र के माध्यम से ये कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे लैंड के माध्यम से इन कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है। जब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था तो इसका टारगेट रखा था कि $1 ट्रिलियन तक का चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा इन सारी कंट्रीज़ के अंदर 2025 तक। ये यहाँ पर चाइना का फोकस था, जहाँ पे फोकस ये था कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूरे लैटिन अमेरिका को कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर करा भी है, इसने लगातार कर भी रहा है। तो जो पैसा दिया जा रहा है चाइना के थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ को, इसको हम लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जैसे आप लोग श्रीलंका में देखोगे, जब आप लोग इंडियन ओशन को देखते हो तो समुद्र के माध्यम से चाइना कैसे इन कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है। आप एग्जाम्पल में लो, श्रीलंका लो। श्रीलंका में जब आप लोग देखोगे तो हम्बनतोता पोर्ट, कितना बुरा हाल हो गया श्रीलंका का। श्रीलंका को कितना सारा पैसा यहाँ पर चाइना ने लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करवाया, और वो पैसा चाइना वापस से लोन में चुका ही नहीं पा रहा है। तो इसके चक्कर में श्रीलंका ने क्या किया, अपना हम्बनतोता पोर्ट 99 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दिया। तो एक देश के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया। ऐसे ही मालदीव्स के अंदर यहाँ पे ब्रिज बनाया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे ही कीनिया के अंदर क्या किया, इन्होंने रेल लिंक बनाया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। जिबूटी के अंदर क्या किया, अपना मिलिट्री बेस बनाया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। सिंगापुर के अंदर पोर्ट बनाया, इंडोनेशिया में पोर्ट बनाया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पूरे इंडियन ओशन के अंदर इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर 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 चाइना वहाँ पे बैठ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपस में कनेक्टिविटी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को अब समझ पाए होंगे। आगे आते हैं। अब आप लोग देखोगे तो इंडिया के लिए भी काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भारत ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन ही नहीं किया है, भारत ने चाइना से यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट लिया ही नहीं है ऐसा। क्योंकि आप लोग ये देखोगे, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात आती है तो इसी में ही यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज़ एक सेकेंड, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ इंडिया का ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इधर आपको देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान। उसके बाद में ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ से शुरुआत होती है चाइना की, और इस प्रकार से आपको ये ऊपर ये चाइना देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है, ये वाला जो रीजन है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन, जिसको पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा है। हालांकि ये हिस्सा भारत का है। इधर अक्साई चीन वाला हिस्सा है जिसको चाइना ने कब्ज़ा रखा है। अब मैंने आपको बताया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत ने नहीं ज्वाइन कर रखा है, इसके पीछे का रीज़न भी है। पता है चाइना ने क्या करा है, चाइना की हरकत देखो। जब हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको मैप देखने को मिलता है। चाइना की हरकत कुछ इस प्रकार से है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है तो इसको समझते हैं। ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जब आप लोग निचला हिस्सा देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्वादर पोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट किया गया है। तो आप कहोगे इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। अरे दिक्कत वाली बात आपको दिख तो रही होगी। दिक्कत वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है। हालांकि ये हिस्सा
करेंट टाइम पे पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्ज़ा रखा है, लेकिन है तो इंडिया का हिस्सा ना, तो यहाँ से इस प्रकार से कॉरिडोर प्रोजेक्ट निकाल रखा है, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है भारत के लिए। तो ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में आता है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब चीज़ों को जब समझना आप लोग शुरू करोगे, जैसे कि अभी मैंने मैप को ड्रॉ किया, तो मैंने काफ़ी बार मैप देख रखा है, तो आप लोग जिस चीज़ का मैप देख लेते हो, तो कोशिश करा करो उसको ड्रॉ कर सको। तो उसको ड्रॉ करोगे तो अपने आप में यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस फील होगा, आप लोग बहुत आराम से स्मूथली यहाँ पर मैप को ड्रॉ कर सकते हो। और मेंस में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा जब आप लोग मैप ड्रॉ करोगे तो, ठीक है ना। कहीं मैं वीडियो बना दूंगा कि मैप कितने आराम से ड्रॉ किया जाता है। चलो फिलहाल अभी टॉपिक पर आते हैं। तो क्या चर्चा की गई, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे आते हैं। फिर उसके बाद और क्या एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया है, यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करते हो तो आप श्रीलंका के बारे में सोचो, क्या हाल हुआ श्रीलंका का। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया चाइना ने, 2013 से लगातार यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया कि श्रीलंका ने रिसेंटली भारत को एक प्रोजेक्ट से मना कर दिया था। आपको पता होगा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वाला। तो भारत यहाँ पे वो पोर्ट बनाने वाला था, लेकिन भारत को मना कर दिया, और भारत को मना करके वो चाइना को दे दिया। तो ये हालात श्रीलंका के अंदर देखने को मिले, और इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, मतलब आप कह सकते हो कि श्रीलंका की सरकार ने 1.4 बिलियन, आप कह सकते हो ये US डॉलर्स के अंदर चाइनीज़ के तरफ से लोन लिया हुआ है। तो और मतलब लोन और भी ज़्यादा लिया हुआ है, ये छोटा सा हिस्सा है। फिर उसके बाद में कुछ और लोन थोड़े दिनों बाद लिया, फिर थोड़े दिनों बाद लिया। इस प्रकार से पैसा यहाँ पर चाइना से उठा रखा है श्रीलंका ने। अब जब चाइना पैसा मांगता है तो श्रीलंका पैसा दे नहीं पाता, क्योंकि उसके हालात खुद ख़राब हैं। तो क्या करता है, भाई ये ज़मीन रख लो। और ऐसे यहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट के साथ में किया। हम्बनतोता पोर्ट 99 साल के लिए चाइना ने लीज पर लिया था, रेंट पर लिया था 2017 में। और ये भी फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर ये हो गई बात श्रीलंका की। अब बात आती है अफगानिस्तान की। ऐसे आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अफगानिस्तान में भी यहाँ पे चाइना ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था 2016 में, और चाइना ने प्रॉमिस किया अफगानिस्तान से कि हम आपके यहाँ पे $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर भी अपना एक रूल जमाया। हालांकि जब से तालिबान आया तब से रिलेशन थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, वो यहाँ पर अलग बात है, ये मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद में ये हो गई बात श्रीलंका अफगानिस्तान की। देन उसके बाद यहाँ पे चर्चा की गई है मालदीव्स की। जब आप लोग मालदीव्स में देखोगे, अच्छा एक चीज़ और, जब मैंने श्रीलंका के बारे में आपको बताया तो आपको एक चीज़ ये भी देखने को मिला है, श्रीलंका को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में कॉम्पिटिशन चल चुका था। चाइना इधर से लगातार इन्वेस्टमेंट पैसा लगा दिया था खूब सारा। अब जब श्रीलंका डूब रहा था तो ऑब्वियस सी बात है भारत को मदद करनी होगी, तो यहाँ पे भारत ने भी खूब सारा पैसा दिया। मजे श्रीलंका के आ ही रहे थे, खूब सारा पैसा इधर से मिल रहा था, उससे उधर से मिल रहा था, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ रहा है श्रीलंका को, क्योंकि देखो हमारी एक मजबूरी भी है। क्योंकि अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कंट्री अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल कर आएगी, तो पूरी कंट्री वो बिक जाएगी चाइना के हाथों। तो इस वजह से चाइना आकर फिर वहाँ पे बैठेगा, जो कि अगेन इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी कंसर्न वाली बात रहने वाली है। इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो बीच में श्रीलंका है और इंडिया चाइना के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन मालदीव्स के साथ में। मालदीव्स भी आपको श्रीलंका से पीछे इंडियन ओशन के अंदर ही यहाँ पर एक देश देखने को मिलता है। जब आप लोग मालदीव्स की बात करते हो तो चाइना ने $200 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज का इन्वेस्टमेंट किया, उसका ब्रिज का उद्घाटन किया। ऐसे ही आपको इंडिया के साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो मालदीव्स के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर हुआ, इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले वाले, और वो प्रेसिडेंट का नाम था अब्दुल्ला यामीन। और वो जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो चाइना थे, चाइना की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा था, इंडिया से ज़्यादा कोई बातचीत रखते नहीं थे। अब इतना ज़्यादा झुकाव होना भी गलत है, क्योंकि इतना ज़्यादा झुकाव था, खूब सारा इन्वेस्टमेंट लिया, दबा के पैसा लिया मालदीव्स ने, 2016-17 की बात है। अब इतना सारा पैसा लिया, लोग देख रहे थे इस चीज़ को, तो लोग यहाँ पे नोटिस भी करते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर खूब प्रोटेस्ट भी किया और 2018 में यहाँ पर यामीन को हरा दिया, ठीक है। ये यहाँ पर चुनाव में हार जाते हैं। फिर उसके बाद में करेंट टाइम पर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो हैं इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली अपने आप को चाइना से दूर रखते हैं और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी दूर रखते हैं। प्लस इनका फोकस यहाँ पे ज़्यादातर है इंडिया की तरफ, इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी है उसकी तरफ। इंडिया के साथ में रिलेशंस थोड़े ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है। ये बात हो गई मालदीव्स की। अब आती है बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश जिसने ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था 2016 के अंदर में, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसने भी
बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लिया। मतलब एशिया के अंदर, साउथ एशिया में कह सकते हो, पाकिस्तान के बाद में ये दूसरा कंट्री बना बांग्लादेश जिसने एक हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट लिया था चाइना से। ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लिया, ढेर सारा पैसा लिया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर चाइना ने फाइनेंस किया है, बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवाया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी सुधर रही है। सिचुएशन क्या सुधर रही है? बांग्लादेश नहीं चाहता कि यहाँ पर चाइना को हाथों पूरी तरह से बिक जाए, क्योंकि अब जो कंट्रीज़ हैं वो समझ चुकी है कि हाँ चाइना आखिरकार कर क्या रहा है। श्रीलंका के हालात देखकर और भी देशों के हालात देखकर चाइना जो कंट्रीज़ वो समझ रही हैं। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो बांग्लादेश ने भी जो दोस्ती का हाथ है वो करेंट टाइम पर इंडिया के साथ में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रखा है। इंडिया के साथ में भी पोर्ट वगैरह भी, जो चित्तागोंग पोर्ट है रिसेंटली उसको यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया को दे दिया गया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद में रेल लाइन वगैरह चालू कर दी गई है, कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो बांग्लादेश अभी करंट टाइम पर इंडिया के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक टाइम पर बहुत जोश से स्टार्ट हुआ था। 2013 में बहुत तगड़ी तरीके से स्टार्ट हुआ था, लगातार यहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर चुका था। लेकिन करंट टाइम पर ये चीज़ें काफ़ी स्लो हो चुकी हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया ही बन जाता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चाइना की जिस प्रकार से हरकत है उसको रोकना भी चाहिए। जिसमें यहाँ पर आप कह सकते हो मालदीव्स, बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ जो ना आज के टाइम पर समझ चुकी हैं। तो ये कंट्रीज़ चाइना के पास ना जाकर इंडिया के साथ में रिलेशंस को बढ़ा रही हैं। तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है कि करेंट टाइम पर चीज़ें थोड़ा सा रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। चलो जी, आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे पास इस आर्टिकल में? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा की गई है। छोटा सा ही आर्टिकल है, इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इश्यूज़ हैं उसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसे एक आर्टिकल ये है, इस आर्टिकल को लिखा है जी गोपीनाथ साहब ने। ये चर्चा करते हैं इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है, यानी कि एयरलाइन सेक्टर। तो एयरलाइंस के अंदर हम लोगों को ज़रूरत है एक चेंज की, एक रिफॉर्म की, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, काफ़ी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अब ये हैं कौन? ये खुद यहाँ पर एयर डेकन के फाउंडर हैं, तो यहाँ पर इनकी बातें काफ़ी मायने रखने वाली हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे फाउंडर वगैरह पढ़ लोगे ना, तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग एडिटोरियल को रिलेट कर पाओगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर के बारे में। तो एडिटोरियल को देखते रहना, बाकी आप लोग को पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि भैया देखो, लगभग 40 साल पहले की बात है, इंडिया के पास में सिर्फ 2 टेलीविज़न चैनल हुआ करते थे। कौन कौन से? दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2, और उसके बाद में कुछ ही प्रोग्राम आया करते थे, ठीक है, लक्ष्मण कार्टून, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम वगैरह आया करते थे। चैनल 1 पर कोई प्रोग्राम आ गया, चैनल नंबर 1 पर कुछ प्रोग्राम आ रहा है इंदिरा गांधी को लेकर, ठीक है, लोग देखते देखते बोर हो गए तो चैनल 2 पर चले जाते थे, चैनल 2 पर संजय गांधी को लेकर प्रोग्राम आता था। तो इस प्रकार चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो 2 चैनल से हमारे पास में 40 साल पहले की बात है। साथ ही साथ 2 कार कंपनीज़ थी, उसके बाद में 2 मोटरसाइकिल कंपनीज़ थी, 2 स्कूटर कंपनीज़ थी। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया कि ऐसे यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पे सेक्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चैनल भी 2 थे, और मैंने आपको बताया कार कंपनी भी 2 थी, मोटरसाइकिल स्कूटर कंपनी भी 2 थी, और एयरलाइंस कंपनी भी 2 ही थी। टेलीफोन कंपनी 1 थी। एयरलाइन कंपनी कौन कौन सी थी? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। ये सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनीज़ हुआ करती 40 साल पहले। अब ऑथर बढ़ते हैं आगे। अब ऑथर बोलते हैं कि भाई अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है पिछले कुछ समय पर। चेंजेस बहुत सारे हुए हैं, हमारे एक से एक बड़े लीडर्स आए, पीवी नरसिम्हा राव जी आए, ठीक है, मनमोहन सिंह जी आए, बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके एराज में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, और चेंजेस ऐसे हुए कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। इंडिया इतना आगे बढ़ गया कि इंडिया के पास में आज के टाइम पर 500 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल हैं, 20 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं, और 15 से ज़्यादा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर हैं, है ना। सेलफोन सेक्टर के मामले में तो रिवॉल्यूशन ही आ चुका है, और दवाइयों के मामले में इंडिया आगे निकल चुका है। तो कंट्री बेसिकली वर्ल्ड को लीड कर रही है वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में, तो कंट्री लीड कर रही है सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में। तो आप कह सकते हो कि इतनी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दिक्कत क्या है? एयरलाइन कंपनीज़ अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। कहने का मतलब है 40 साल पहले एयरलाइन स्ट्रगल कर रही थी, और आज भी यहाँ पर एयरलाइंस ही स्ट्रगल कर रही हैं, बाकी सारी चीज़ें ग्रो हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर ऑथर क्या मेंशन करते हैं? देखो, एविएशन सेक्टर के अंदर में एक रिफॉर्म, एक चेंजेस लाए जाते हैं 1991 में, क्योंकि उससे पहले लाइसेंस राज हुआ करता था, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था,
लेकिन 1991 में लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन एयरलाइंस की जो मोनोपोली थी वो भी आप कह सकते हो यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। इंडिया जो मोनोपोली होती है इंडियन एयरलाइंस की, एयर इंडिया की, वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे सेक्टर को चेंज कर देती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 एयरलाइंस हमारे पास हुआ करती थी। अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। अब प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस को पहले लाइसेंस लेना पड़ता था उड़ने के लिए। जेट एयरवे, सहारा, ये एयरलाइंस यहाँ पर धीरे धीरे आनी स्टार्ट हुई, ये भी यहाँ पर बताया गया। धीरे धीरे यहाँ पर एयरलाइन सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर इंडिया के अंदर एविएशन सेक्टर फेस कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, बैरियर्स और कुछ डेटा को लेकर यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है। ऑथर मेंशन करते हैं, देखो ये दुख वाली बात है कि जितने भी सेक्टर्स आप लोग को दिख रहे हैं, इंडियन एविएशन सेक्टर जो दिख रहा है और बाकी सारे सेक्टर्स दिख रहे हैं, दोनों को कंपेयर करोगे ना तो इंडिया का एविएशन सेक्टर थोड़ा सा बीमार पड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पर एविएशन सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पे चोक हो चुकी है। उसके पीछे का रीज़न सर बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं। कोई नई कंपनी को अगर एंटर होना है तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लस यहाँ पे जो फ्यूल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। स्काई हाई टैक्स बहुत ज़्यादा है, जो एविएशन सेक्टर है इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर एयरलाइन सेक्टर सफ़र कर रहा है। प्लस इन सेक्टर के बीच में, यानी जो हमारे पास एयरलाइंस कंपनीज़ अलग अलग होती हैं, है ना, अलग अलग कंपनीज़ होती हैं एयरलाइंस, तो इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं रह गया है। सब यहाँ पर बस चल रही है, काम चल रहा है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑथर मेंशन करते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि जब हम लोग इंडियंस की बात करते हैं तो साल 2019 की बात है, कोविड से पहले की बात। तो साल 2019 में नंबर ऑफ़ इंडियंस जिन्होंने एयर टिकट परचेज़ किया था वो था 140 मिलियंस। बस 140 मिलियन लोगों ने यहाँ पर 2019 में टिकट्स, खासकर एयर टिकट्स को परचेज़ किया था। कोविड से पहले की बात है, और आज के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। अब बोला ये जाता है कि जब आप लोग इसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करोगे तो काफ़ी सारे देश बहुत आगे निकल चुके हैं। ये 2019 का जो डेटा है ना, इसके हिसाब से भारत इन पुअर कंट्रीज़ में शामिल होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर शामिल होता है, क्योंकि यही सेम डेटा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं एयरलाइंस के अंदर ट्रैवल करना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कोविड-19 फिर शुरुआत हो जाता है। 2019 से पहले की बात मैंने आपको बता दी। फिर 2019 के लास्ट में कोविड आया, 2020 में फिर कोविड की वजह से मतलब लॉकडाउन वगैरह लग चुका था। तो 2019 में हमने देखा कि कोविड-19 स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें बदलने लगी। अब आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी जो देश देखने को मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे जो देश देखने को मिलेंगे, आयरलैंड को इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है ना, आयरलैंड को इतना बड़ा देश नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने टिकट को परचेज़ किया था। उसके बाद में यहाँ मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे टिकट को परचेज़ कर चुके हैं। ऐसा यूरोप के अंदर भी है। यूरोप के अंदर लगभग 1146 मिलियन पैसेंजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन पैसेंजर्स ने आप कह सकते हो कि मतलब जो एयरलाइन टिकट्स है वो यहाँ पर परचेज़ किया हुआ है। अब ऐसे ही आपको यूएस में देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको वेरियस कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पर टिकट्स को बहुत ज़्यादा परचेज़ किया गया है। इनफैक्ट जो ज़्यादा बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। ब्राज़ील, मलेशिया वगैरह भी आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासे टिकट्स बिके हैं। चाइना में भी टिकट्स बहुत अच्छे बिके हैं, लेकिन इंडिया के अंदर टिकट्स इतने ज़्यादा अच्छे बिके नहीं हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। टिकट्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 140 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में। 140 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं जो कि एयर ट्रैवल करते हैं, या फिर आप कह सकते हो हवाई यात्रा करते हैं, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई। फिर ऑथर मेंशन करते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे एविएशन लाइन के अंदर एक बदलाव लाना होगा, आपको स्टार्टअप इनिशिएटिव को लाना होगा। देखो करेंट टाइम पर इंडिया ने स्टार्टअप इनिशिएटिव के ऊपर फोकस भी किया है। हमारे पीएम मोदी लगातार जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, है ना। लगातार काफ़ी नए नए स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं। अभी कंट्री के अंदर 101 स्टार्टअप हो चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि जो फिज़िक्स वाला है वो एक नया स्टार्टअप बनकर आया है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि
अभी हमें ज़रूरत है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक बदलाव करने की, ठीक है ना। अभी जो स्टार्टअप्स वगैरह या हाईटेक कंपनीज़ के अंदर वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ज़रूरत है कि इस एविएशन सेक्टर के अंदर भी कुछ इस प्रकार से पैसा लगाया जाए, नई नई कंपनीज़ निकल कर आएँ, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा कंपटीशन बूस्ट हो, थोड़ी और ज़्यादा ग्रोथ हो। यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अब इससे होगा क्या, इससे यहाँ पर यह होगा कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि लोग फिर घूमना पसंद करेंगे, टूरिज़्म बूस्ट होगा, रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएंगी अगर हम लोगों ने एविएशन सेक्टर के ऊपर फोकस कर लिया तो। जैसा हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं उड़े देश का आम नागरिक, आपको पता होगा, ये जो इनिशिएटिव है ये छोटे छोटे रीजनल पार्ट्स को कनेक्ट करता है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पर आप कह सकते हो और भी स्टेप्स उठाने होंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही छोटे छोटे टाउन्स को हम लोग को कनेक्ट करना होगा, और ये कनेक्टिविटी हम लोग को करनी होगी इस एयरलाइंस के माध्यम से, अफोर्डेबल वे में करना होगा। तो ये काम किया जा सकता है, इसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया का जो एयरलाइन सेक्टर है उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर बात की जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि देखो हमें यही कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और ऐसे यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ ने भी काम किया है और दूसरे कंट्रीज़ भी ग्रो किए हैं। फिर यहाँ पे बोला जाता है फाइनली आपको इंडिया के अंदर जो ये पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर देखने को मिलता है, एयरक्राफ्ट जो देखने को मिलते हैं, तो इसको लेकर एक एक्ट है हमारे पास में, इंडिया एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एंड एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। पहले भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ चेंजेस की आवश्यकता देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमारे पास में एक बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, जो कि पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर को मेंटेन करती है, वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। लेकिन ये जो बॉडी है ये करंट टाइम पे सही से काम नहीं कर रही है। इस बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर स्टाफ नहीं है, ठीक है, कोई इंसेंटिव्स नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी नई चीज़ें नहीं, पुराने ज़माने के हिसाब से काम किया जा रहा है। तो इसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ज़रूरत है कि इसको मॉडर्नाइज़ किया जा सके, इसके अंदर स्टाफ बनाए जा सके, स्टाफ को मोटिवेटेड करो, तब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बदल सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है, हम लोग को एक स्टेप उठाना है और डीप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर में, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझ लिया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल पर। नव अगला एडिटोरियल बात करता है एफपीआई के बारे में, रेलेंटलेस मार्च ऑफ एफपीआई टू द एग्जिट गेट। देखो क्या हो रहा है, भारत से जो भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आया करता था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया से करेंट टाइम पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इसी को एक्सप्लेन किया गया है, क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि मार्च के महीने में, जून के महीने में, जून 2022 अब की बार का जो पिछला महीना है, पिछले महीने में हमने देखा है कि हमारे कंट्री से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बाहर गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो चीज़ें भी यहाँ पर समझाई गई हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो इस आर्टिकल के अंदर उठाया गया, एफपीआईज होते क्या हैं, व्हाट आर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंट्री के अंदर में। यानी कि मान लो बाहर का विदेशी का कोई लोग है, कोई विदेशी है, तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब फॉरेन डायरेक्ट और फॉरेन पोर्टफोलियो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। जब हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली कोई व्यक्ति स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पर उसका ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, नहीं उसने इन्वेस्टमेंट करना है, भूल जाना है, उसका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा नहीं, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो उसको थोड़ी बहुत ओनरशिप भी मिल जाती है। मान लो विदेश से किसी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी के अंदर में, तो उसको पूरी तरह से उसके अंदर शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है तो स्टॉक, म्यूचुअल मार्केट के अंदर भी यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ज़्यादा उनका कोई रोल होता नहीं है। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बताया गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे देश से लगातार निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। इतिहास ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगातार इंक्रीज़ हुआ है। 2002 में ये लगभग 3000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि 2010 में
ये 1.80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इतना इन्वेस्टमेंट आया था जो कि एफपीआई था। फिर साल 2017 में हम लोगों ने देखा 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ कि कितना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से सिचुएशन बेकार चल रही है। हमारा स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा पड़ा है, क्रैश चल रहा है, अभी भी यहाँ पे डाउन है पूरी तरह से स्टॉक मार्केट। हम लोग ये देख पाते हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर इंडिया से बहुत सारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निकला है, ठीक है ना। अगर हम लोग जून का डेटा देखें तो जून 2020 के अंदर जो ये बाहर के निवेशक हैं उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ये एसेट्स है वो बेचे हैं, वो अपना पैसा निकाल कर लेकर गए हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने क्या कर रखा था, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, एसेट्स परचेज कर रखे थे। अब उन्हें वो पैसा वापस से ले जाना है तो क्या करेंगे, वो एसेट्स को बेच देंगे तो यहाँ पे उनको पैसा मिल जाएगा और वो पैसा लेकर चले जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये क्यों बेच रहे हैं, ऐसा क्यों देखने को मिला कि इतना सारा पैसा भारत से क्यों निकल रहा है, उसके पीछे कई सारे कारण। सबसे पहला कारण कोविड-19 आया भी, चलो रिकवर भी हो रहे थे, लेकिन कोविड-19 की जब से सेकेंड वेव आई थी साल 2021 के अंदर में, तब से हालात काफ़ी ख़राब हैं। इकोनॉमी काफ़ी डाउन रही है, तो लोग नहीं चाहते कि उनका पैसा डूब ही जाए, जो भी बचा है वो निकाल लिया जाए, और वैसे यहाँ पर इन लोगों ने किया। चलो वहाँ से थोड़ा बहुत उभर रहे थे हम लोग। तो दूसरा केस हो गया रशिया का। रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद में दुनिया भर में सनफ्लावर ऑयल महंगा हो गया, ठीक है। दुनिया भर में जो दाम है वो काफ़ी बढ़ गए, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस कर दिए थे। तो आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने सोचा कि यार पैसा निकालना ही अच्छा है, कहीं पैसा डूब ना जाए। तो इतनी इनस्टेबिलिटी के बाद में इन्होंने क्या किया, पैसा को निकाल लिया। और इसी चक्कर में पैसा जब इन्होंने धड़ाधड़ निकाला, तो पैसा निकालने के चक्कर में ही हमारे इंडिया का जो खासकर स्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका है। हमारी करेंसी, हमारी जो रुपये की वैल्यू है काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो आप कहोगे इसमें मतलब रुपये की वैल्यू डाउन हो रही है तो क्या इस इन्वेस्टर का भी रोल है? बिल्कुल रोल है। क्यों? क्योंकि देखो, जब कोई इन्वेस्टर हमारे देश से निकल रहा है, अब उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अब ऑब्वियस ही बात है उसे पैसा लेकर जाना है, तो वो एसेट हमारे कंट्री में बेच देगा, एसेट बेच देगा, उसके बाद से पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब जब एसेट बेच देगा तो आप कह सकते हो यहाँ पर आप मतलब देख पाओगे कि मतलब हमारी जो करेंसी वगैरह है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब आप लोग देखोगे, सबसे बड़ी बात क्या होता है, हम लोग अभी ट्यूसडे में देखते हैं, ट्यूसडे में क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है वो बेसिकली आप कह सकते हो $1 के हिसाब से 80 रुपीज़ के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। तो $1 के हिसाब से 80 रुपये 79.33 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी बुरे हालात हुए हैं। उन बुरे हालात के पीछे का कारण ही यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे सिचुएशन कैसे बिगड़ती है। मुझे लगता है मैं टॉपिक से भटक गया, ठीक है। मैंने एक लाइन के बाद 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पढ़ ली। अब मैं टॉपिक भटक गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो वैल्यू डाउन हो रही है करेंसी की, वो इन्वेस्टर्स की वजह से हो रही है। ऐसा क्यों? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पर जब कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो जिसने जो भी यहाँ पर एसेट परचेज कर रखा था वो बेचेगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब बेचेगा तो इसके बदले में हम लोग देख पाएंगे जो रुपी है, रुपी का एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। मार्केट की अंदर यहाँ पर रुपी की एक बड़ी सप्लाई भी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रुपी के बदले में डॉलर्स को लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि हमारे कंट्री में यहाँ पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, खासकर किस चीज़ को लेकर, डॉलर को लेकर। तो रुपी यहाँ पर करंट टाइम पर हम लोगों ने देखा है कि ऑल टाइम लो है, अभी तक कितना डाउन नहीं पहुँचा जितना डाउन अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण रशिया यूक्रेन का वॉर, कोविड-19 पैंडेमिक, और उसके बाद में यहाँ पर इन्हीं की वजह से, रशिया यूक्रेन के वॉर और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं इन्होंने अपना पैसा निकाला। अब अपना पैसा निकाला तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट हिल गया, मार्केट करेंसी हिल चुकी है। अब मार्केट करेंसी डाउन हो चुकी है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। क्योंकि अब वो जा रहे हैं तो क्या करते हैं, अपना एसेट वगैरह बेचते हैं, अब रुपीज़ को बेचते हैं और डॉलर्स को लेकर जाते हैं। अब रुपीज़ को बेचेंगे, डॉलर्स लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे रुपी का फ़्लो मार्केट के अंदर बढ़ जाता है, डॉलर हमारा कम हो जाता है।
हमारे कंट्री से फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, रूपी बढ़ जाता है। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो डॉलर के कंपैरिजन में आप लोग देख पाओगे सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेकार हो जाती है, क्योंकि हमारे कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर, अगले एडिटोरियल पर चलते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक एडिटोरियल के अंदर बताया गया है द वे टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, उससे पहले एक और एडिटोरियल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस वाले आर्टिकल को कवर करते हैं। यहाँ पे चर्चा की जा रही है किसके बारे में, हैंड कफिंग के बारे में, यानी हथकड़ी लगाने के बारे में। तो हैंड कफिंग को लेकर एक आर्टिकल है, यहाँ पे क्या क्या चर्चा की जा रही है इसको लेकर मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। हुआ क्या, एक केस होता है रिसेंटली, कर्नाटका हाई कोर्ट यहाँ पर एक वर्डिक्ट पास करता है हथकड़ी लगाने के ऊपर, और वो वर्डिक्ट को लेकर काफ़ी चर्चा होने वाली है और वो चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती भी है। ठीक है ना, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। होता क्या है कि हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक एक्यूज व्यक्ति है, यानी कि एक मुजरिम है, ठीक है आप कह सकते हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उसको हथकड़ी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसको लेकर एक डिबेट रहता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कि अगर ये काम हुआ होगा तभी यहाँ पर हथकड़ी लगाई जाएगी, अदरवाइज़ नहीं लगाई जाएगी। जैसे कि मान लो वो जो व्यक्ति है जो यहाँ पर एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो भागने की कोशिश कर रहा है या किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको हथकड़ी लगा सकते हो, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला। साथ ही साथ में बोला है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों का, कि जब आप लोग यहाँ पर हथकड़ी लगा रहे हो तो जो भी व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, जो भी व्यक्ति हथकड़ी लगा रहा है, उसको यहाँ पे एक रीज़न भी लिखना होगा, रीज़न को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि कोर्ट के अंदर उस रीज़न को बताया जा सके। ये यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने इसको समझा, ये कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है, हाई कोर्ट, कि आप हथकड़ी लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 ओकेजन्स पर, 3 अवसर पर। जैसे कि मान लो एक एक्यूज व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया गया, और उसको अरेस्ट करने के बाद, मतलब एक एक्यूज व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है हम लोगों ने, मजिस्ट्रेट के पहले, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसको यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट किया है, उसको अरेस्ट कर लिया है। या फिर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, अगर हम लोग उसको एक जो जेल से कोर्ट तक लेकर जाते हैं तब उसको हथकड़ी लगा सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको मतलब जेल से कोर्ट लेकर जाया जा रहा है या कोर्ट से जेल लेकर आया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो लाना जाना जो हो गया, इसके बेसिस पर भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो मतलब बोला गया 3 प्रकार के व्यक्ति, एक्यूज्ड, या फिर अंडर ट्रायल, या फिर कॉन्वेक्ट जो कि ऑलरेडी मुजरिम साबित हो चुके हैं। एक्यूज जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, अंडर ट्रायल जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, कॉन्वेक्ट जो कि यहाँ पर मुजरिम है। तो यहाँ पर इन तीनों के ही ऊपर हथकड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन जब जेल से कोर्ट, कोर्ट से जेल हम लोग लेकर आ रहे हैं तो ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। अब बात आती है कंपनसेशन की। अब आप कहोगे कंपनसेशन ये क्या मतलब है, मतलब ये मुआवजा वगैरह कौन देगा कौन नहीं देगा, इसको समझते हैं। देखो, कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि जब भी आप हथकड़ी लगाओ तो उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए कि हाँ क्यों हथकड़ी लगाई गई है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को लेकर एक डिसीजन भी यहाँ पर दिया था एक केस के अंदर में। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेकर एक केस था, ठीक है, जो कि ट्रायल के अंदर में था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उस पर्सन को हथकड़ी लगा दी गई थी, ऐसा यहाँ पर एक केस देखने को मिला था। उसको लेकर बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो आप कह सकते हो जब ये कंपनसेशन देने का टाइम आया था तो पुलिस वाले ने यहाँ पर कंपनसेशन, एक मुआवजा दिया था उस व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो चुका था, क्योंकि वो अंडर ट्रायल व्यक्ति था, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था, मुजरिम साबित नहीं हुआ है, हथकड़ी लगा दी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप ये मतलब डिसीजन ये निकल कर आता है लास्ट में कि पुलिस वाले को कंपनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति का जो आर्टिकल 21 है वो वायलेट होता है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ, आर्टिकल 21 के अंदर खुद लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 के अंदर एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको कुछ हक मिलते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, है ना, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, ठीक है, कि कस्टोडियल डेथ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे राइट्स मिलते हैं। इसी में राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग भी है, तो मतलब आपको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, इसका प्रकार भी, इसका जो हक भी है वो, उसका राइट भी आपको पास देखने को मिलता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझा है। तो एक केस हुआ था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत एस पाटिल, 1991 का केस था।
इस केस के अंदर में आप कह सकते हो जो एलिगेशंस वगैरह लगाए गए थे, एलिगेशंस लगाने के बाद एक व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है, उसको हथकड़ी लगा दी गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर बवाल काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर से बोला कि आप उसको कंपनसेशन दोगे। तो यहाँ पे ये इस केस के अंदर भी क्या हुआ, तो पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपीज़ का कंपनसेशन दिया था। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर मतलब आप इंस्पेक्टर से कंपनसेशन लोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये बताया गया कि भाई आप लोग को थोड़ा सा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। और वो रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं पुलिस रिफॉर्म्स। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ऑथर ने बोला ये हथकड़ी वाला जो मामला है ये लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस व्यक्ति को हथकड़ी लगानी चाहिए और प्लस कंपनसेशन का मुद्दा समझाया। सॉल्यूशंस की जब बात आती है तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या मेंशन किया जाता है। हाई कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है कि भाई देखो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर एक एडुकेट नंबर में पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए। अगर एडुकेट नंबर पे अच्छे मात्रा में पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनके पास में अपनी ड्यूटीज़ हैं, तो वो आराम से काम कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक आध पुलिस ऑफिसर है जो कि यहाँ पर चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुजरिम भाग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि भैया आपको पुलिस ऑफिसर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मैन पावर है, खासकर जो पुलिस ऑफिसर्स की जनसंख्या है, ये कम होने की वजह से भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। और हमारे पास में एक डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा जो है ये बोलता है कि लगभग साल 2020 में 810 केसेस निकल कर आए थे एस्केप के, यानी कि 810 केसेस के अंदर हमने देखा कि जो कैदी है वो पुलिस कस्टडी से भाग रहा था, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें निकल कर आई हैं, ठीक है ना। हालांकि नंबर ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमें थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और इसी चक्कर में यहाँ पर जो हथकड़ी है वो लगाई जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो और एक स्टेप उठाओ। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर स्टेप क्या उठाना होगा कि आपको पुलिस रिफॉर्म्स करने होंगे। खासकर आप लोग यहाँ पर जो संख्या है पुलिस की उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, पुलिस स्टेशन के अंदर चेंजेस करो, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आने लगेंगे। तो मतलब कि अगर कोई अंडर ट्रायल पर्सन है उसको प्रॉपरली यहाँ पर मतलब रखा नहीं जा पा रहा है, तो उसमें यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो पुलिस की आपको जो संख्या देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी कम है, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना होगा। और उसको ऊपर वर्क करने के बाद हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा सही कर पाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब दिक्कत ये थी कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकल कर आए जहाँ पर पुलिस को कंपनसेशन देना पड़ा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि देखो यार, पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारी हैं और पुलिस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस कंपनसेशन देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, पुलिस की संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि हाँ एक व्यक्ति को हथकड़ी लगाई गई, हथकड़ी लगाने के बाद में यहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि उसको कस्टडी में मतलब कुछ और तरीके से यहाँ पे उसको ट्रीट किया, गलत तरीके से ट्रीट किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस के खिलाफ में स्टेप उठने चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर इस बेसिस पर जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो जिम्मेदारी है पुलिस रिफॉर्म्स की वो स्टेट की है, राज्य सरकार की है। ये भी यहाँ बोला गया, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे पुलिस स्टेशंस को आप लोग यहाँ पर नेसेसरी और एडिक्वेट पुलिस पर्सनल्स को प्रोवाइड करवाओ। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। फिर ये था हमारे कुछ एडिटोरियल। लास्ट एडिटोरियल है ये ट्यूबरक्लोसिस को लेकर चर्चा करता है। अब यार ये वाला आर्टिकल ना मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ी बदल ही चुकी है, इस चक्कर में मैं आपके साथ में कल डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 3 स्टेप बताए गए हैं किस प्रकार से हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में काफ़ी बार मैंने चर्चा करी है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि कल डिस्कस करूँगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। बाकी आज की वोकैब्स को देख लेते हैं। पहली वोकैब बात करता है कैविट। कैविट मतलब होती है वार्निंग यानी चेतावनियाँ। दूसरा होता है इंकर्जन, मेरे गले में दर्द होने लगा, गला यहाँ पर थोड़ा रफ़ होने लगा है, इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वीडियो को भी रोकते हैं। एक हो गया कैविट, कैविट मतलब चेतावनियाँ। दूसरा इंकर्जन, इंकर्जन मतलब आक्रमण। तीसरा यहाँ पर फियास्को, फियास्को मतलब असफलता या फिर फेलियर। चौथा होता है स्करी, स्करी मतलब हड़बड़ी या फिर रश।
पांचवा होता है एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब मिटा देना या डिस्ट्रॉय कर देना। ये आपको 5 वोकैब्स आज की देखने को मिलती हैं, टॉप 5 वोकैब्स जिसको आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी हम लोग अब फटाफट अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल यार ये भी रह जा रहा है ना। तो ये 2 आर्टिकल हैं आपका, एक एडिटोरियल और ये वाला, ये दोनों कल आपके साथ में डिस्कस करूँगा। इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँ तो अभी यहाँ पर छोटे से शब्दों में बता सकता हूँ। देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक चेंजेस करने के बारे में चर्चा की जा रही है। चेंज क्या है कि पहले मान लो कोई एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाता था तो यहाँ पर उसको जेल में डाल दिया जाता था और साथ ही साथ यहाँ पर उसके ऊपर फ़ाइन चार्ज किया जाता था। नाउ अब यहाँ पर इस सज़ा को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है, जेल नहीं होगी, फ़ाइन चार्ज किया जाएगा, फ़ाइन थोड़ा हैवीएस्ट यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया जा रहा है। तो ये कुछ चेंजेस करेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, ठीक है ना। बाकी कल मैं डिटेल से बता दूंगा क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मैं काफ़ी सारी डिटेलिंग्स लेकर आया था, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे। पूरा एक्ट समझाना था बट वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है तो मैं इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहूँगा। कल के वीडियो में ही ये दोनों आर्टिकल ऐड कर दूंगा, तो बिल्कुल भी यार परेशान ना होना, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं ना। वो इसके साथ में करते हैं, पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 2018 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यहाँ पर किसके थ्रू रिलीज़ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर ये रिलीज़ किया गया था, ठीक है ना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। यार मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे थ्रोट में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस चक्कर मैंने यहाँ पर ये 2 आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल से। बाकी आपके कल वाले वीडियो के अंदर इसका डिस्कशन कर दिया जाएगा। अभी इसी चक्कर में बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, हो क्या रहा है यार, मतलब थोड़ा जान लगाना पड़ रहा है थोड़ा थ्रोट से, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे और जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी कुछ लंबे समय से यहाँ पर प्रॉब्लम फेस की, इतने लंबे समय से मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की नहीं थी, बट अभी यहाँ पर कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी आपका वीडियोज़ रेगुलर आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास में टाइम टू टाइम कंटेंट आना चाहिए, वो आपको मिलता रहेगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।